नमस्कार, मैं रवीश कुमार। फांसी की सजा बहाल हुई है। ट्रायल कोर्ट, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने शुरू से लेकर अंत तक फांसी की सजा बहाल रखी। इस मामले में भारत में बलात्कार के प्रति कानूनी प्रक्रियाओं और नजरिए को इस मामले ने हमेशा के लिए बदल दिया। अभियुक्तों के वकीलों को आपत्ति थी कि सारे अभियुक्तों को सामूहिक सजा सुनाई गई है। अपराध में सबकी अलग अलग भूमिका और उनकी सामाजिक, आर्थिक, मनोवैज्ञानिक पृष्ठभूमि के हिसाब से सजा तय नहीं हुई है। इसे अंग्रेजी में मिटिगेटिंग फैक्टर कहते हैं, यानी सबको फांसी की सजा सुना दी गई, जबकि किसी को उम्र कैद तो किसी को 10 साल या किसी को 12 साल की सजा होनी चाहिए थी। सुप्रीम कोर्ट ने इन आपत्तियों को खारिज करते हुए कहा कि जब हम पूरी सतर्कता और सावधानी के साथ उत्तेजित करने वाली परिस्थिति और अभियुक्तों की भूमिका और उनकी सामाजिक आर्थिक परिस्थिति के बीच तुलना करते हैं तो हम इस एकमात्र निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए मजबूर हो जाते हैं कि रिकॉर्ड पर उपलब्ध अन्य परिस्थितियों पर उत्तेजित करने वाली परिस्थितियां भारी पड़ जाती हैं। इसलिए हम इस नतीजे पर पहुंचते हैं और फांसी देने के हाईकोर्ट के फैसले को सही पाते हैं। इस फैसले से अलग राय रखने का कोई दूसरा कारण नजर नहीं आता है। शब्दशः अनुवाद नहीं है, ये भावानुवाद है। 3 जजों की बेंच ने 1 साल की सुनवाई के बाद फैसला दिया। तीनों की सहमति से फैसला है और जब फैसला सुनाया गया तो कोर्ट में ताली बजी। कोर्ट कवर करने वाले संवाददाताओं को थोड़ी हैरानी हुई। हम आज प्राइम टाइम में फैसले पर ही फोकस करेंगे। बहस में हिस्सा लेने वालों को भी 429 पेज के फैसले को पढ़ने का वक्त मिलना चाहिए, इसलिए आज हम उनके साथ बहस नहीं करेंगे। हम भी पूरा फैसला नहीं पढ़ सके, लेकिन मानते हैं कि इसके कुछ हिस्सों को आपके सामने रखना जरूरी है। निर्भया के माता पिता ने कहा कि उन्हें इंसाफ मिला है। वो शुरू से फांसी की मांग कर रहे थे और फांसी की सजा अंत तक बहाल रही। निस्वार्थ भाव से हमारा समाज, हमारे समाज के बच्चे, लड़के लड़कियां, सब लोगों ने निर्भया के साथ क्राइम हुआ उसके खिलाफ आप लोगों ने आवाज उठाई, उसके लिए लड़ाई लड़ी और एक ही नारा था कि निर्भया को इंसाफ दो और उन मुजरिमों को फांसी दो। जिस दिन को हम लोगों को बेसब्री से इंतजार था, आज वो दिन आया और एक ऐतिहासिक फैसला भी आया। मैं सबसे पहले आप सभी देशवासियों को, देश के बच्चों को, लड़कियों को, सबको बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। आप लोगों के साथ से आज हम अपने मुहिम में कामयाब हुए और यहाँ तक पहुँचे। समस्या पर बात करने के बजाय हम एक दूसरे पे, हमारे जो प्रतिनिधि हैं जो चैनल पर बैठते हैं, उनके पे दोष थोपते हैं कि आपके राज्य में हुआ, आपके राज्य में हुआ, बजाय कि उस समस्या का हल निकालें। तो हम यही कहना चाहेंगे कि अब डिबेट से बहस से बाहर हटिए, दूर हटिए और इस जो दो शब्द है, बहुत छोटा है रेप, लेकिन इसके पीछे का जो साइड इफेक्ट है उसको समझिए कि जिस बच्ची के साथ होता है उसके परिवार को और उसको क्या फेस करना पड़ता है, इसको समझिए और सब मिलके इस पे काम करिए और हम एक बच्चियों के लिए एक अच्छा माहौल बनाए। जिस तरह से निर्भया के साथ क्राइम हुआ, आगे भी हर रोज हो रहा है। शायद हम यहाँ बैठे हैं, कहीं हो रहा होगा, ये ना हो। हमें यही दोनों चीज पे काम करना है। अब हम कैसे काम करते हैं, कितना करते हैं, ये भी आप लोगों की सहयोग की बात है, क्योंकि अकेले लड़ाई हमारी नहीं है, ये हर घर की लड़ाई है, हर पुरुष की लड़ाई है, हर महिला की लड़ाई है। जब तक हम इस पे मिल के नहीं लड़ेंगे तब तक हम अपने बच्चों को एक सुरक्षित माहौल नहीं दे पाएंगे। तो हमारा 2 विकल्प है कि जो विक्टिम है उनकी चाहे केस से लेके जो भी मदद है वो करें, और दूसरा ये है कि ये ऐसा क्राइम रुके, इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, हम इस पे विचार करें और उस पे काम करें। सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया है ये भी ऐतिहासिक है, ये भी सच है। और सबसे अहम बात यह है हमारे समझते कि एक सिर्फ निर्भया को न्याय में नहीं मिला है। 2012 में जब घटना हुई और देश का, दिल्ली का सब तमाम औरतें, बच्चियां, लड़के लड़कियां सब कॉलेज के भी सड़कों पे आए, जिस समय की कड़कती ठंड थी, पानी के फव्वारे छोड़े जा रहे थे, लाठियां चल रही थी, आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे थे।
फिर भी लोग अड़े रहे, इसीलिए कि निर्भया को न्याय दो, आतताइयों को फांसी दो, और अंततः आज हम यहाँ पर आ गए हैं कि उनको फांसी की सजा भी मिल गई है। कुछ लोग किसी खास मौके पर कितनी अच्छी बातें कर जाते हैं। आशा जी की बातें कितनी तार्किक तरीके से और भावनाओं से हटकर एक तर्कपूर्ण तरीके से वो अपनी बात रख रही थी। हम सब तो एक ही शब्द जानते हैं कि इंसाफ मिला। हो सकता है कि इस माँ बाप के पास भी हमारे लिए बोलने के लिए यही एक शब्द हो कि इंसाफ मिल गया, लेकिन सोचिए कि 16 दिसंबर के बाद से वो दिन में कितनी बार उस हादसे से गुजरते होंगे। उनकी प्रतिक्रियाओं में एक जिम्मेदार नागरिक का संविधान और कानूनी प्रक्रिया में विश्वास ही तो झलका, जो हर हाल में उन्हें जिंदा रखे हुए है, उन्हें लड़ने की हिम्मत देता रहा होगा। निर्भया की मां का नाम आशा है, सालेहा की मां का नाम आशा नहीं है, बिल्किस है। अगर बिल्किस के पास भी यही आशा नहीं होती तो 17 साल तक अदालत का आसरा नहीं देखती। बॉम्बे हाई कोर्ट ने इस मां को भी निराश नहीं किया। हम बिल्किस के हिस्से को भी इसमें शामिल करेंगे, लेकिन पहले जस्टिस दीपक मिश्रा और जस्टिस अशोक भूषण के फैसले के उस हिस्से को पढ़ते हैं जिसमें सामूहिक चेतना का प्रसंग आया है। जज साहिबान लिखते हैं कि सेक्स की चाह, हिंसा की भूख, ताकतवर होने की स्थिति और विकृत वृत्ति ने सामूहिक चेतना को हिला दिया, जो नहीं जानता कि क्या करना है। यह जाहिर है कि लंपट इच्छा, मुक्त काम इच्छाओं की गुलामी और जानवरों जैसी घिनौनी चाह की दासता अपीलकर्ताओं को गुनाह की तरफ ले गई, जिसने सामूहिक चेतना में सदमे की सुनामी ला दी और परिवेश के सभ्य ताने बाने को पूरी तरह ध्वस्त कर दिया। यह शब्दशः अनुवाद नहीं है। जस्टिस मिश्रा की अंग्रेजी काफी अच्छी है और नफीस भी, इसलिए कुछ गलती हो सकती है, मगर जजमेंट के सिर्फ इस हिस्से पर भारतीय समाज की कुंठाओं पर लंबी बहस छिड़ सकती है। इससे हम सिर्फ सामूहिक चेतना तक ही खुद को सीमित रखते हुए कुछ कहना चाहते हैं। एक बात ध्यान रखिएगा कि फैसला सामूहिक चेतना के आधार या उसके लिए नहीं लिया गया है, ऐसा समझना फैसले के महत्व को कम करना होगा, मगर जिक्र है और कई लोग इसे गलत न समझ बैठें, इसलिए यहां बिल्किस बानो का प्रसंग लाना चाहता हूं। 4 मई को इसी साल बॉम्बे हाई कोर्ट ने गुजरात दंगों से जुड़े बिल्किस बानो केस में एक फैसला सुनाया। इस फैसले में 12 लोगों को उम्र कैद की सजा सुनाई गई। इसके अलावा 5 पुलिस अफसर और 2 डॉक्टर भी सबूतों को मिटाने के मामले में दोषी पाए गए। यानी आम जनता के साथ साथ स्टेट यानी राज्य के सदस्य भी बिल्किस बानो के खिलाफ हुई हिंसा में शामिल थे। बॉम्बे हाई कोर्ट ने इस मामले में सीबीआई की दलील को सही माना। 19 साल से बिल्किस बानो अपने इंसाफ की लड़ाई लड़ रही हैं, लेकिन क्या बिल्किस के साथ कोई सामूहिक चेतना है? इसलिए सामूहिक चेतना जैसे शब्द की समीक्षा जरूरी है। क्या सामूहिक चेतना इस बात से विचलित हुई कि 19 साल की बिल्किस के साथ बलात्कार तब हुआ जब वो गर्भवती थी? क्या सामूहिक चेतना विचलित हुई जब उसकी बच्ची को उससे छीना गया और एक पत्थर पर सिर पटक कर मार दिया गया? क्या सामूहिक चेतना उस समय जागी जब बिल्किस की मां और बहन के साथ रेप किया गया? क्या सामूहिक चेतना उस वक्त सड़कों पर उतरी जब बिल्किस की बेटी और उसके परिवार के 14 लोग मार दिए गए? बिल्किस ने यह नहीं कहा कि फांसी से कम पर मानेंगे या वही इंसाफ होगा। फिर भी सालेहा की मां बिल्किस और निर्भया की मां आशा जी की प्रतिक्रियाएं काफी महत्वपूर्ण हैं। बिल्किस ने सावधान किया है कि हम धर्मों के नाम पर अपने होश इस तरह से ना गवा बैठे। उसने भारतवासियों और गुजरात वासियों को शुक्रिया अदा किया है। बहुत से लोग सोच रहे होंगे कि बिल्किस के साथ जो हुआ वो गोधरा के बाद की सामूहिक चेतना रही होगी। आप सिख भाइयों से पूछिए 84 की दिल्ली में सड़कों पर कौन सी सामूहिक चेतना दौड़ रही थी। इसलिए सामूहिक चेतना से सतर्क रहना चाहिए। हर सामूहिक चेतना अच्छी नहीं होती। 1 साल तक सुनने के बाद जस्टिस दीपक मिश्रा की अध्यक्षता में 3 जजों की बेंच ने फैसला दिया। अभियुक्तों को पूरा मौका दिया गया अपने पक्ष रखने का। सरसरी तौर पर ही हमने कोई 2-2.5 पन्नों से हम गुजर पाए। देखा कि जस्टिस मिश्रा ने काफी सावधानी और सतर्कता से फैसला लिखा है। कई राज्यों में इस तरह के जो मामले हुए हैं उन फैसलों में उन संदर्भों का जिक्र किया है। राजस्थान, बिहार, महाराष्ट्र, यूपी, जम्मू कश्मीर, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश के मामलों का जिक्र आप इस फैसले में संदर्भ के तौर पर देखेंगे। यह बात ठीक है कि रायसीना हिल्स पर पहुंची लड़कियां सिर्फ भीड़ नहीं थी। इन्हें भीड़ कहकर खारिज नहीं किया जा सकता। इस भीड़ में बहुत सी लड़कियां अपनी जिंदगी में पहली बार किसी मुद्दे के लिए घर से निकली थी। वो भीड़ बनकर किसी को मारने नहीं आई थी, बल्कि संविधान और कानून को जगा रही थी।
सामूहिक चेतना के नाम पर रायसीना पर आई लड़कियों की भीड़ को रिजेक्ट करना ठीक नहीं होगा। इस भीड़ की तुलना आप उस भीड़ से नहीं कर सकते जो बुलंदशहर में गुलाम मोहम्मद को हिंदू लड़की से प्रेम करने के आरोप में मार देती है, जो अलवर में गौ रक्षा के नाम पर पहलू खान को मार देती है। रायसीना पर जमा हुई लड़कियों के हाथ में जो बैनर थे वो बेहतर और संवैधानिक समाज और हिंदुस्तान के सपने लिए हुए थे। यह फैसला ऐतिहासिक है। यह घटना वाकई भयानक थी, इतने भयानक कि आज भी उसके प्रसंगों का जिक्र पढ़ते हुए सिहरन पैदा हो गई। जस्टिस मिश्रा ने अपने फैसले की शुरुआत इन पंक्तियों से की है। 16 दिसंबर 2012 की दिल्ली की सर्द भरी शाम ने अपने साथी के साथ पीवीआर सेलेक्ट सिटी में फिल्म देखने गई 23 साल की लड़की को जरा भी भनक नहीं होने दी होगी कि अगले कुछ घंटों में तेज होती कपकपाहट भरी रात उसकी जिंदगी में एक भयानक अंधेरा लाने वाली है। जब वो मुनीर बस स्टैंड से अपने दोस्त के साथ बस में सवार होगी, उसने सोचा भी नहीं होगा कि वो 6 लोगों के गैंग की हवस का शिकार होने जा रही है। उस पर जानलेवा हमला होगा, वो उनके लिए मौज मस्ती का जरिया बन जाएगी और निजी अंगों को छिन्न भिन्न कर दिया जाएगा, एक ऐसी भूख के लिए जिसके बारे में किसी ने सोचा नहीं होगा। यह भी शब्दशः अनुवाद नहीं है, मगर जज साहिबान ने जिस तरह से लिखना शुरू किया, फैसले के पहले के 2-3 पैराग्राफ से ही मन भारी हो गया, पढ़ा नहीं गया। आरोपी चाहते थे कि फांसी की सजा हो रही है तो हर पहलू पर ठीक से सुनवाई हो जाए। सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें पूरा मौका दिया। आरोपियों के वकील का सवाल था कि एफआईआर दर्ज होने में देरी की गई, मतलब हो सकता है कि सबूतों के साथ छेड़छाड़ हुई हो, लेकिन हमेशा यह बात सही नहीं होती। एफआईआर में देरी के सवाल पर ही लंबी बहस चली। फैसले को पढ़ेंगे तो देखेंगे कि कम से कम 70 पन्नों तक यही बहस चल रही होती है। कोर्ट ने अपने फैसले में लिखा है कि देरी पर शक करना कई वजहों पर निर्भर है। हालांकि लंबी देरी भी माफ की जा सकती है अगर पीड़ित के पास मोटिव नहीं है, मंशा नहीं है अभियुक्त को फंसाने का। इस केस में पीड़ितों को 11:05 पर अस्पताल में पीड़िता को अस्पताल में भर्ती कराया गया। 3:45 बजे पीड़ित लड़के का बयान रिकॉर्ड होता है। शुरुआत में प्राथमिकता पीड़िता को मेडिकल सहायता देने की होती है। अगर मान भी लिया जाए कि देरी हुई तो यह बिल्कुल मानवीय है। एक दूसरा सवाल था कि एफआईआर और मेडिको लीगल केस एमएलसी में आरोपियों के नाम दर्ज नहीं थे, तो कोर्ट ने कहा कि एफआईआर कोई इंसाइक्लोपीडिया नहीं होती। पीड़ित से उम्मीद नहीं की जाती कि वो घटना की पूरी जानकारी एफआईआर में ही दे दे। इस तरह से एक एक सवाल पर सुनवाई हुई है। फैसले पर कुछ प्रतिक्रियाओं को सुन लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। सबने लड़ करके निर्भया के लिए न्याय मांगा था। उसकी जान तो नहीं हम लोग बचा पाए, लेकिन न्याय हुआ। लेकिन बाकी लोगों के केस में क्यों नहीं ऐसा हो सकता है? भयानक घटना थी और उसके वजह से कानून में भी चेंजेस आ गए हैं। निर्भया के माता पिता का भी यही कहना है कि कानून जो है उसकी विजय होगी, और अगर कंफर्मेशन डेथ सेंटेंस का होता है तो। Court has upheld the death sentence which had already been awarded by the lower courts. I think that on behalf of my organization, the IPWA, we have never been in favor of death penalty for any case, including for rape cases. And we feel that, in fact, just yesterday the Bilkis Bano rape verdict from the Bombay High Court came out, which did not increase the life sentence to death sentence, in spite of the fact that the gang rape of pregnant Bilkis Bano was gang raped, and the rapist also killed her baby girl by hitting the baby head on a boulder. So I don't think that that was any more gruesome or any more less brutal, any less gruesome or any less brutal than what happened with Nirbhaya, with Jyoti Singh. सुप्रीम कोर्ट में इस बार कम समय में, क्योंकि 2013 का निर्णय था, तुरंत उन्होंने लेकर के ये निर्णय दिया है और बहुत ठोस निर्णय दिया है, और कड़क निर्णय इस तरह का मैसेज दे रहा है समाज में कि वो किसी तरह से भी महिला के साथ मस्ती करके छूटे। ये इस देश में अब एक मैसेज जाना चाहिए, जा रहा है, और सुप्रीम कोर्ट के तहत इस बार गया है। मेरी पहली और आखिरी प्रतिक्रिया ये है कि ये एक बहुत ही निर्मम मामला था, बहुत ही घिनौनी हरकत थी, और जब तक कानून की किताबों पे डेथ सेंटेंस, मौत की सजा है, तब तक ये केस बिल्कुल फिट केस है जिसमें मौत की सजा दी जाए। औरतों का इरादा क्या है, डिमांड क्या है, और वर्मा कमेटी, जस्टिस वर्मा कमेटी
रिकमेंडेशंस क्या है और महिला संगम विमेन ऑर्गेनाइजेशंस का डिमांड्स क्या है, इसके ऊपर डिस्कशन नहीं चल रहा। सिर्फ फांसी देना नहीं देना, देना नहीं देना, इसके ऊपर चल रहा। मेरा ख्याल में फांसी देना, डेथ पेनाल्टी इज नॉट सॉल्यूशन फॉर वायलेंस अगेंस्ट वुमेन। ये बहुत बड़ा फैसला है कि इसका पूरी दुनिया में जाएगा, ये सिर्फ हिंदुस्तान तक सीमित नहीं रहेगा। ये बहुत बड़ा फैसला है जिनको फांसी की सजा मिलेगी और राहत महिलाओं के लिए, पुरुषों के लिए एक संदेश है कि पुरुषों को अपनी मानसिकता बदलनी चाहिए, वरना ऐसे कामों का हश्र जो है ये फांसी है। बिल्किस बानो का भी मामला अभी सामने आया है कि 14 लोगों ने उस महिला के साथ गुजरात के दंगों के दौरान उस समय सामूहिक बलात्कार किया था जब उसके पेट में बच्चा था, और सीबीआई ने सबके लिए मृत्युदंड की मांग की थी। कोर्ट ने उनको आजीवन कारावास की सज़ा सुनाई है। तो अभी वो शायद और आगे उसकी सुनवाई होगी। मेरा कहने का मतलब ये है कि इन तमाम मामलों में, वो चाहे निर्भया हो चाहे कोई और हो, सख्त से सख्त सज़ा होनी चाहिए।